साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? मज़ामा केम छो कसा आहिस। आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक को जो है मैं डिस्कस करने वाला हूं, जो कि जुड़ा हुआ है डिपार्टमेंटल एक्शन से। कई बार देखा होगा आपने कि आप जो हैं एक इनोसेंट लोक सेवक हैं, उसके बावजूद भी पीसीएड के तहत जो है मुकदमा इनिशिएट हो जाता है, मुकदमा चलता रहता है। इन द मीनवाइल आपका रिटायरमेंट भी हो जाता है। ना तो आपके विरुद्ध चार्जशीट है, ना ही कंप्लेंट है, ना ही कोर्ट का प्रसंज्ञान है। इसके बावजूद भी जो कंसर्न जांच एजेंसियां हैं, उनके दबाव में आकर डिपार्टमेंट आपका पेंशन जो है रोक देता है, या अदर बेनिफिट्स जो आपको मिलने चाहिए उसको जो है रोक देता है। तो ऐसे सिनेरियो में क्या है आपके अधिकार, इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। इस बेसिक इशू को लेकर के आज का ये क्लास है। तो प्रॉब्लम जो है लिख ली होगी आप सबने, मैं ये उम्मीद करता हूं। अब आते हैं इंपॉर्टेंट लॉ पॉइंट पे। सबसे पहले आप नाम जो है नोट कर लीजिए जजमेंट का। जजमेंट इस पॉइंट पे प्रोनाउंस किया है रिसेंटली ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने, जिसका डेट है 22 अगस्त 2025। स्वराज वर्सेस इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी जजमेंट का जो है टाइटल है, और पिटिशन नंबर है 16729/2024। जो ये पिटिशन है बेसिकली इट इज अ रिट पिटिशन, इसको भी जो है आप नोट डाउन कर लीजिए। इस मामले में क्या हुआ था कि जो कंसर्न एप्लीकेंट था वो एक चार्ज ऑफिशियल था, जो कि मूलतः अपॉइंटेड था ऑन द पोस्ट ऑफ लेक्चरर इन द इंस्टीट्यूशन ऑफ रेस्पोंडेंट। इसने ईमानदारी से जॉब करी। अल्टीमेटली सीबीआई ने एक मामला दर्ज किया धारा 13 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज डी पीसीएड के तहत, और इसके साथ साथ धारा 120 भी आईपीसी लगा दी गई, और इन एडिशन टू दिस धारा 420 आईपीसी को जोड़ दिया गया कि पद का दुरुपयोग भी किया है, चीट भी किया है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी भी की है। अल्टीमेटली इस तरह की जो एफआईआर है, जिसमें यद्यपि लोक सेवक रंगे हाथों नहीं पकड़ा जाता है, पर फिर भी उसके लिए बहुत ट्रबलसम इशू होता है, क्योंकि चार्जेस जुड़े होते हैं क्रिमिनल मिसकंडक्ट से, और चूंकि ऑफेंस बहुत सीवियर है, तो ऐसे सिनेरियो में डिपार्टमेंटल एक्शन भी इनिशिएट हो जाता है। पर कई बार ऐसा होता है कि जो चार्ज ऑफिशियल है उसके द्वारा इस बारे में कोई भी सूचना विभाग को नहीं दी जाती। तो सीबीआई, एसीबी या विजिलेंस क्या करती है, जो कंसर्न एफआईआर है उसकी कॉपीज को डिपार्टमेंट को जो है रेफर करती है कि हमने एफआईआर काट दिया है। इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आपके ऑफिशियल ने सारी बातों को छुपा लिया होगा, बट फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन हम ये इंफॉर्मेशन भेज रहे हैं ताकि आपको ये मालूम पड़े कि आपके विभाग का व्यक्ति किस तरीके से आचरण कर रहा है, किस तरीके से क्रिमिनल एक्टिविटी कर रहा है, ताकि आप उसके विरुद्ध एज पर रूल्स एंड रेगुलेशन डिपार्टमेंटल एक्शन जो है इनिशिएट कर सकें। जब भी लेटर आता है सीबीआई का या विजिलेंस का, एसीबी का, कंसर्न डिपार्टमेंट्स में जो कंसर्न एचओडी हैं उनको बहुत जल्दी रहती है कार्रवाई करने की, कि एज सुन एज पॉसिबल शो कॉज दे दो, उसके बाद मेमोरेंडम ऑफ चार्ज दे दो, एज सुन एज पॉसिबल सारी इंक्वायरीज कॉन्टेक्ट करो, और उसका एंड रिजल्ट क्या आता है, टर्मिनेशन फ्रॉम सर्विसेज। इसलिए मैं बार बार कहना चाहता हूं आप सबको कि जब कभी भी डिपार्टमेंटल एक्शन है, डू नॉट टेक इट लाइटली। आपको नियम कायदे कानून मालूम होने चाहिए, अगर नहीं होंगे तो आप मारे जाओगे। और कई बार ऐसा भी होता है कि आपकी एज जो है 58 है या 60 ईयर है, और बिल्कुल आप किनारे पे हो रिटायरमेंट के, उस समय ये इंक्वायरी जो है इनिशिएट हो जाती है। इन कॉन्सिक्वेंटल ऑफ दैट आपका जो पेंशन है उसको रोक लिया जाता है, जो अदर बेनिफिट है सर्विसेज के उसको रोक लिया जाता है, जिस कारण ये टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पर चर्चा करना बहुत जरूरी है। अगर आपकी सर्विस पीरियड लंबा है और आपके विरुद्ध मुकदमा है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत, तो एक बात ध्यान रखिएगा कि ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ अ केस अंडर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट ऑन सेम ग्राउंड डिपार्टमेंटल एक्शन जो है बार है, इट इज रिक्वायर्ड टू बी केप्ट इन अबाइंस। ये मैं नहीं कहता, महत्वपूर्ण जजमेंट है ऑनरेबल राजस्थान हाईकोर्ट का, देवेंद्र मेहता बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान। जजमेंट का डेट है 12/1/2022, ये आप जो है नोट डाउन कर लीजिए। इसके अलावा एक रिसेंट जजमेंट है ऑनरेबल पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट का, जिसका टाइटल है जोगेंद्र कौर बनाम स्टेट ऑफ पंजाब।
जजमेंट डेट है 12 अगस्त 2025, इसको जो है नोट डाउन कर लीजिए। ये लीगल पॉइंट है, इस पर लड़ना होता है हमें। और जो प्रॉब्लम मैंने आपको बताई है इंसेप्शन पे कि बहुत लेटर एज पे जाकर जो है मुकदमा है एंड यू आर अबाउट टू रिटायर, अभी केस पेंडिंग है, पर इन द मीनवाइल क्या हुआ कि आपका रिटायरमेंट भी हो गया, पर जो बेनिफिट थे पेंशन के वो आपको नहीं दिए गए, और इसके अलावा कुछ ऐसे बेनिफिट जो कि आपकी सर्विस से जुड़े हुए थे वो भी आपको नहीं दिए गए, तब क्या करोगे? तो यहां पर ग्रीवेंसेस ये था कंसर्न एप्लीकेंट का कि जैसे ही सीबीआई ने एफआईआर काटी, एफआईआर काट के मेरे विभाग को सूचना दे दी, इन द मीनवाइल मेरा रिटायरमेंट हो गया एंड अल्टीमेटली मेरा रेगुलर पेंशन रोक लिया गया, और इसके साथ साथ जो दो बेनिफिट थे, बेनिफिट ऑफ ग्रेचुइटी उसको रोक लिया गया, और जो लीव इनकैशमेंट था इसको भी जो है रोक लिया गया। तो मुझे राहत दी जाए। साथियों, यहां पर निर्भर किया गया रूल नंबर 8 सेंट्रल सिविल सर्विसेज पेंशन रूल्स 2021। यह कहता है नियम कि अगर किसी लोक सेवक ने मिसकंडक्ट किया या उसके विरुद्ध कोई जुडिशियल प्रोसीडिंग है या कोई डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग है तो पेंशन को रोका जा सकता है। तो कहना यह था डिपार्टमेंट का कि चूंकि यहां पर एफआईआर है, हमें सूचना मिल गई और एफआईआर भी अंडर पीसी एक्ट है, तो ऐसे सिनेरियो में नियम 8 के कॉन्टेक्स्ट में हमने पेंशन को रोका है और हमारा यह स्टेप एज पर लॉ है, हमने कोई भी गलती नहीं करी। सबसे इंपॉर्टेंट बात आप जो है नोट डाउन कर लीजिए। अब हम आ रहे हैं लीगल लॉजिक पे। पॉइंट क्या है कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग कब इंस्टीट्यूट होगी, यह विचारणीय बिंदु है। कानून कहता है कि इट शैल बी डीम्ड टू बी इंस्टीट्यूटेड ऑन द डेट, कि अगर परिवाद है तो उस पर कोर्ट ने प्रसंज्ञान ले लिया और 204 सीआरपीसी को लागू कर दिया, और अगर पुलिस रिपोर्ट है तो उसमें चार्जशीट है तब भी कोर्ट ने प्रसंज्ञान ले लिया एज पर द प्रोटोकॉल ऑफ सेक्शन 190 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज बी ऑफ सीआरपीसी। तो ऐसे सिनेरियो में क्रिमिनल प्रोसीडिंग मोशन में आएगी। मोटी मोटी बात यह है इस केस में कि डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग एक्शन में क्यों आई, क्योंकि एफआईआर थी, और एफआईआर के कॉन्टेक्स्ट में अभी कोई निष्कर्ष ड्रॉ ही नहीं हुआ है, क्योंकि एफआईआर अंडर इन्वेस्टिगेशन है। अगर सेक्शन 2 सब क्लॉज डी सीआरपीसी के तहत कंप्लेंट होती और कोर्ट प्रसंज्ञान ले लेता तब तो हम इस नियम से कवर हो जाते, या पुलिस की चार्जशीट आती कोर्ट से प्रसंज्ञान ले लेता तब इस नियम से हम कवर थे। पर चूंकि कोई कॉम्पिटेंट प्रोसीडिंग नहीं है प्रसंज्ञान की, तो ऐसे सिनेरियो में यह नहीं कहा जा सकता कि देयर इज अ कॉम्पिटेंट जुडिशियल प्रोसीडिंग अगेंस्ट अस, जिस कारण जो जुडिशियल प्रोसीडिंग का सहारा लेके, डिपार्टमेंटल एक्शन का सहारा लेके पेंशन को रोका गया है, ये एक्शन अपने आप में ही बार है, और ऐसे सिनेरियो में जो प्रोसीडिंग्स है इट इज लायबल टू बी क्वेश्चन एंड सेट असाइड। इनका कहना यह था कि इस मैटर में अभी तक कोई भी कॉम्पिटेंट कार्रवाई पेश नहीं हुई है। इन द मीनवाइल मेरा जो है रिटायरमेंट हो गया, इवन स्टैंड में क्लियर है सीबीआई का कि मैटर इज स्टिल इन द इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस। तो ऐसे सिनेरियो में जहां कॉम्पिटेंट प्रोसीडिंग नहीं है तो नियम 8 को अप्लाई करना एक प्री मैच्योर स्टेप था। ऐसे सिनेरियो में जो प्रोसीडिंग्स हैं इट इज लायबल टू बी डिस्कार्डेड। जहां तक बात थी लीव इनकैशमेंट्स की, तो इनका आर्गुमेंट यह था कि जो एप्लीकेबल प्रोविजन है वो है नियम 39 सब क्लॉज 3 सेंट्रल सिविल सर्विसेज लीव रूल्स 1972, जिसको हम इन शॉर्ट लीव रूल 1972 भी कह सकते हैं। इसको भी जो है यहाँ फॉलो नहीं किया गया। तो कुल मिलाकर के जो एक पिन पॉइंट आर्गुमेंट था डिफेंस का वो यही था कि जब तक कोई निष्कर्ष नहीं है, मुझे गिल्ट होल्ड नहीं किया गया, तो ऐसे सिनेरियो में प्रोसीडिंग अपने आप में ही जो कानून की प्रक्रिया है उसका दुरुपयोग है। चूंकि नियम 8 और नियम 39 मुझ पर लागू नहीं होते हैं, इस सिनेरियो में प्रोसीडिंग्स आर लायबल टू बी डिस्कार्डेड। तो कोर्ट ने दोनों ही नियमों को देखा और ये कहा कि चूंकि प्रोसीडिंग्स का जो प्रोसेस है वो किया तो गया है बट वो एज पर लॉ नहीं है। तो कोर्ट ने जो प्रोसीडिंग्स थी जिसके तहत पेंशन के बेनिफिट्स को रोका गया उसको सेट असाइड कर दिया और डायरेक्शन दे दी है कंसर्न रेस्पोंडेंट को कि आप एज सुन एज पॉसिबल जो है एक्ट अपॉन करेंगे और जो बेनिफिट्स हैं कंसर्न चार्ज ऑफिशियल के वो उसको प्रोवाइड कर देंगे। तो एक बड़ा और एक महत्वपूर्ण जजमेंट कंसर्न चार्ज ऑफिशियल के पक्ष में। साथियों, ऐसे ही अपडेट्स के लिए पेज को फॉलो, लाइक और सब्सक्राइब करें। और जाते जाते मैं बात कहना चाहता हूं आपसे कि घबराने का नहीं है अपने को, मुसीबत सबके साथ है। अगर घबरा के बैठ जाओगे ना और कर्म नहीं करोगे तो सबसे बड़ा नुकसान आप अपना करा बैठोगे।
आपको लगता है कि कोर्ट में वकील साहब लड़ लेंगे, केस दे दिया वकील साहब को, कोई आपको रिलीफ नहीं दिला पाएगा। बेसिकली हम सब इंसान तो हैं, हम सब प्रयास कर सकते हैं। तो कहते भी ना कि 1 और 1 11, सुन ले वो मेरे यारा। तो उस टीम में आप भी एक मेंबर हो। अगर आप हमारी टीम का मेंबर ही नहीं हो, आपका सुझाव हमारे पास में नहीं है, आपके जो इंफॉर्मेशन है उस पर हम काम ही नहीं कर रहे हैं, तो हम आपको जीत दिलवा ही नहीं सकते, ये मान के चलना। तो बेसिकली इसलिए मैं कह रहा हूं कि अपने एडवोकेट के पास जाओ, केस पूरा डिस्कस करो और कोशिश करो कि लॉ पॉइंट में साथ लेके पहुंच जाओ। इन केस उनका इंफॉर्मेशन अपडेटेड नहीं है तो कम से कम आपका एक सुझाव, आपकी इंफॉर्मेशन ना केवल उनके लिए फायदेमंद है, अपितु आपके केस के लिए भी फायदेमंद साबित होगा ही होगा। तो इस समय लड़ने से नहीं, साथ मिलके काम करने से फायदा होगा। इसलिए आगे बढ़ो, पर सबको साथ लेके, अकेले आगे नहीं बढ़ना। दूसरी बात, जब भी आगे बढ़ो देयर मस्ट बी अ स्ट्रेटेजी विथ यू। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात कि स्ट्रेटेजी हमेशा लॉ पॉइंट से बनेगी। अगर सिर्फ फैक्ट्स पे आर्ग्यू करते रह जाओगे या सिर्फ जनरल वे में बात कहोगे कि साहब मैं तो निर्दोष हूं, मेरे को छोड़ दो, कोई राहत आपको नहीं मिलेगी। इसलिए आपको लॉ क्लियर होना चाहिए। अगर लॉ क्लियर है तो राहत मिलेगी मिलेगी। जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।